अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और जैसा कि हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी वायरस के कैरेक्टर्स के बारे में, वायरस की डिस्कवरी के बारे में। थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था कि उसकी क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है, कौन से वायरसेस के पास एक्स्ट्रा कोटिंग होती है जिसे एनवेलप कहते हैं, किसके पास नहीं होती। फिर हमने देखा था प्लस स्ट्रैंड और माइनस स्ट्रैंड आरएनए जो है वो क्या होता है और किस तरह से वायरसेस को डीएनए और आरएनए वायरसेस के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। आज हमने बात करनी है वायरल डिजीज़ की। मैंने उसके अंदर भी कुछ टॉपिक्स छोड़े थे, कुछ पॉइंट्स छोड़े थे जो मैंने बताया था कि मैं आज जो है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वायरल डिजीज़ की जब बात करूँगा तब मैं उसके अंदर कवर करूँगा, तो वो भी कवर कर लेंगे। ये वो बीमारियां हैं जो प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर या इंसानों के अंदर जो है ये वायरसेस कॉज करते हैं। देखें, आपको इन बीमारियों की डिटेल नहीं पता करनी। ऑल यू हैव टू डू, एक तो इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि जो बीमारी हो रही है वो किस वायरस से हो रही है, और बहुत ज़्यादा अगर आपने तीर मारना है तो आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि वो वायरस किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। यानी अगर हम बात करें जैसे कि ये पहली बीमारी है जिसका नाम है पोलियोमाइलाइटिस, जैसे पोलियो भी कहते हैं, ये होती है पोलियो वायरस से। ठीक है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोलियोमाइलाइटिस जो है वो पोलियो वायरस से होती है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि पोलियो वायरस किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो अगर आपको कल का लेक्चर याद हो, पिछले लेक्चर याद हो, तो मैंने बताया था उसके अंदर कि ये प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस होता है और ये अनएनवेलप्ड होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, इतना काफ़ी है। अदर देन दैट ये बीमारियां बहुत ज़्यादा डिटेल है, इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे नोट्स ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर ये बीमारियां बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखी होती हैं, हर बीमारी की अलामात लिखी होती हैं, वो याद करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देयर आर 2 डिजीज़ेस इस चैप्टर के अंदर, 2 बीमारियां ऐसी हैं जिसके बारे में आपको डिटेल जो है वो याद करनी है। एक बीमारी है जिसका नाम एड्स है, वो इस चैप्टर के आखिर में दोनों टॉपिक्स मौजूद हैं, एड्स, और दूसरा है हेपेटाइटिस। ठीक है, अदर देन दैट बस सिर्फ नाम पता होना चाहिए और ट्रांसमिशन पता होना चाहिए, कैसे फैलती है, और ये पता होना चाहिए कि वायरस कौन है और वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। सो द फर्स्ट डिजीज इज पोलियोमाइलाइटिस। ठीक है, जिसे पोलियो भी कहते हैं, पोलियो वायरस से होता है। ये क्रिपलिंग डिजीज़ है, यानी इसके अंदर जो पेशेंट होता है वो माजूरी की तरफ चला जाता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर पेशेंट जो है पोलियो का, यानी हर वो पेशेंट जिसके अंदर पोलियो का वायरस गया है वो माजूरी की तरफ नहीं जाता। पोलियो का जो वायरस है ये जब बॉडी के अंदर जाता है तो ये नॉर्मली पेट को ख़राब करता है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉज करता है। ठीक है, उल्टी मोशन करवा देगा, डायरिया वायरिया हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा, बुखार वगैरह हो जाएगा, और बहुत सारे लोग जो है इसके बाद ठीक हो जाते हैं और उसके बाद कोई बीमारी नहीं होती। हर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हर वो शख्स जिसकी बॉडी में पोलियो का वायरस गया है वो माजूर नहीं होता। देयर इज़ ए स्मॉल परसेंटेज, लेकिन चांस तो है ना, रिस्क तो है, किसी को नहीं पता कि जिसकी बॉडी में गया है वो कम बीमार होगा या वो ज़्यादा बीमार होगा, तो देयर इज़ अ रिस्क। तो कुछ परसेंटेज होती है लोगों की, कुछ परसेंटेज होती है बच्चों की कि जिनके अंदर जब ये वायरस जाता है तो वो इतना हद तक डैमेज करता है। कहाँ डैमेज करता है? बेसिकली ये स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है। देखिए, आपका जो ब्रेन है उस ब्रेन के पीछे से जारी है, ये आपका अगर ब्रेन है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा सा ब्रेन, तो ये ब्रेन जहाँ पे ख़त्म होता है उसके बाद से स्टार्ट होती है नीचे स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये ब्रेन सपोज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं वायर्स, इन्हें हम कहते हैं नर्व्स। ये जाकर आपकी सप्लाई करती है मसल्स को, हाथों के मसल्स को, पैरों के मसल्स को, बॉडी के डिफरेंट मसल्स को। तो ये जो पोलियो का वायरस है ये डैमेज करता है इस स्पाइनल कॉर्ड को। जब ये स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करेगा तो ये जो वायर्स जा रहे हैं ये जिस एरिया को भी कंट्रोल कर रहे हैं उस एरिया के मसल्स काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो माजूर हो जाता है। अच्छा, पोलियो जो है ये बहुत हद तक कंट्रोल किया जा चुका है डेवलप कंट्रीज़ के अंदर, तो ये गायब हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। हम जो है, हमारा बैड लक है कि हमारे यहाँ लोग जो है वो इसे यहूदी साजिश समझते हैं, जिसकी वजह से वो वैक्सीन नहीं पिलाते, जिसकी वजह से कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान है, आई थिंक अफगानिस्तान भी है, शायद बांग्लादेश के अंदर भी है, शायद इंडिया के अंदर भी है। तो ये जो कंट्रीज़ है जो कि अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज़ कहलाते हैं, इन कंट्रीज़ के अंदर जो है ये पोलियो अभी तक जो है ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ बाकी दुनिया के अंदर ये ख़त्म हो चुकी है। मैं दिखाता हूँ ये पोलियो किस तरह का दिखता है पेशेंट। तो ये अगर आप देखें तो ये एक बच्चा दिखाया हुआ है कि जिसके डिफरेंट मसल्स के ऊपर पॉइंट आउट किया हुआ है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हाथ या पैर के मसल्स हों, इवन रेस्पिरेटरी मसल्स, चेस्ट के जो मसल्स होते हैं जो रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, दे कैन ऑल्सो गेट पैरालाइज। ठीक है, दे कैन ऑल्सो गेट डैमेज, वो भी काम करना छोड़ सकते हैं। तो डिफरेंट मसल्स हैं जिनके ऊपर ये अफेक्ट करता है, तो ये वाली हालत हो जाती है, फिर क्रचेस के सहारे चलना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन करवाएं। एक चीज़ अगर मौजूद है तो उसे इस्तेमाल करें। ये जो पोलियो वायरस है ये बिलोंग करता है फर्स्ट कैटेगरी से, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये अनएनवेलप्ड प्लस स्ट्रेंड होते हैं। प्लस स्ट्रेंड का मतलब इनका जो आरएनए है वो जाके डायरेक्टली क्या करेगा, प्रोटीन बनवा देगा, यानी डायरेक्टली बिहेव करेगा मैसेंजर आरएनए के तौर पे। और अनएनवेलप्ड का मतलब ये है कि इनके पास वो एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं होती। अच्छा भाई, सेकंड जो हमारे पास बीमारी है वो है कोल्ड्स। ठीक है, ये नज़ला ज़ुकाम खांसी जो होती है,
ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहाँ तक होता है, तो आपकी जो नोज़ है या नेज़ल कैविटी है, यहाँ से लेकर सॉरी ये जो एक्सटर्नल आपके नेयर्स हैं जहाँ से हवा अंदर जाती है, यहाँ से लेकर जो लैरिंग्स होता है यानी ट्रैकिया के ऊपर एक जो वॉइस बॉक्स होता है जहाँ से हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, यहाँ तक का जो एरिया होता है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहलाता है, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक का ऊपर वाला हिस्सा। और इसके नीचे जो ट्रैकिया है, जो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और लंग्स है, ये आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। तो कोल्ड्स के अंदर बेसिकली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर ये वायरस अटैक करता है। अभी जो कोल्ड्स है ये जिन वायरसेस से होते हैं उन्हें हम राइनो वायरसेस कहते हैं। ये और ये दोनों बिलोंग करते हैं फर्स्ट कैटेगरी से, जिनका नाम था अनएनवेलप्ड प्लस स्ट्रेन। ठीक है, ये दोनों सेम कैट में दिखाता हूँ अभी। हाँ, लिखा हुआ भी है यहाँ पे, दे आर अनएनवेलप्ड प्लस स्ट्रेन वायरसेस। अच्छा, राइनो वायरसेस जो है ना, इनकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, ये बहुत सारे भाई बहन हैं। जब भी इसके लिए कोई वैक्सीन डेवलप करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज एक भाई आया उसने आपको बीमार किया, अब कल अगर वही दोबारा आता है तो आप उससे लड़ लेंगे, आपको बीमारी नहीं होगी, लेकिन वो दोबारा नहीं आता। अगर वो आ भी जाता है तो आप उसे तो किल कर देते हैं, लेकिन अगली बार उसकी बहन आ जाती है, फिर उसके बाद उसकी खाला आ जाती है, फिर उसके बाद उसकी पप्पो आ जाती हैं। दैट इज़ वाई आपको फ्लू होता रहता है, आपको कोल्ड होते रहते हैं, नज़ला ज़ुकाम होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार हो गया तो आपको इम्यूनिटी मिल गई यानी आप महफूज हो गए। आप चिकन पॉक्स के बारे में सुनते हैं कि अगर आपको एक बार हो जाए तो दोबारा नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि उसका वायरस एक ही है, वो एक बार आया, आपने उसको मार दिया, उसके बाद वही दोबारा आएगा, तो बॉडी जो है वो इससे पहले कि वो बीमार करे, बॉडी उसे किल कर देती है। लेकिन ये जो कोल्ड वायरसेस हैं, राइनो वायरसेस हैं, इनकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। हर वायरस दूसरे वायरस से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो बॉडी को पहचानने में मुश्किल होती है कि भाई नहीं ये वाला तो नहीं था, हालांकि शक्ल मिल रही है लेकिन ये वाला तो नहीं था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जब तक वो आइडेंटिफाई करता है उसे, तब तक आप बीमार हो जाते हैं। दैट इज़ वाई जो कोल्ड है या फ्लू है ये बार बार होता रहता है। तो मोर देन 200 वायरसेस जो हैं ये आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, और भी होंगे जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किए जा चुके। ये अगर आप देखें, ये कैटेगरी हमने पढ़ी थी अनएनवेलप्ड प्लस स्ट्रेन, इसके अंदर ये दोनों हैं, पोलियो वायरस और राइनो वायरस। ठीक है, अब आ जाएं नेक्स्ट बीमारियों के ऊपर। हाँ भाई, तो एक बीमारी है हमारे पास जिसे हम कहते हैं एनसेफेलाइटिस। ये जो आइटिस का वर्ड होता है ये आपने पढ़ा होगा, कहीं हेपेटाइटिस के अंदर भी है, ठीक है, न्यूमोनाइटिस के अंदर भी है, या आर्थराइटिस के अंदर भी है। तो ये जो आइटिस का वर्ड होता है इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है, सूजन। और एनसेफेलॉन का जो वर्ड है ये इस्तेमाल होता है ब्रेन के लिए। डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल लंग्स के लिए पल्मो का वर्ड इस्तेमाल होता है, हार्ट के लिए कार्डियो का वर्ड इस्तेमाल होता है, किडनी के लिए रीनल का वर्ड इस्तेमाल होता है। बिल्कुल इसी तरह ब्रेन के लिए इस्तेमाल होता है एनसेफेलॉन। तो ये जो एनसेफेलाइटिस है ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन है ब्रेन की, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है वायरल इन्फेक्शन। ये वायरस जाकर डैमेज करता है ब्रेन को और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। क्या होगा इसके बाद, हेडेक वगैरह होगा, आंखों से पानी आएगा, फीवर वगैरह हो जाएगा, और सीजर जो हैं, झटके लगने जो है इनके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब ब्रेन डैमेज होता है तो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसे झटके लग सकते हैं, जिसे आप फिट्स कहते हैं या जिसे आप सीजर कहते हैं। तो ये अगर आप देखें तो ब्रेन के अंदर आपको नजर आ रहा है कि कहीं कहीं पर सूजन हुई हुई है, ठीक है, ये वायरस ने अटैक किया हुआ है और इसने कॉज किया हुआ है एनसेफेलाइटिस, यानी सूजन हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है ब्रेन की। इसका जो मोर्टेलिटी रेट है, मोर्टेलिटी कहते हैं डेथ के चांसेस कितने हैं, तो वो बहुत हाई होता है। ट्रीट अगर ना किया जाए, प्रॉपर्ली ट्रीट ना हो सके, तो इसका जो डेथ के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और डिफरेंट वायरसेस जो कॉज करते हैं उनके डेथ के चांसेस, जिसे मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्रेन की जाहिर सी बात है आपकी बॉडी के फंक्शन जो हैं वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। अगर ब्रेन सही से नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकेगा, वो डैमेज होगा, वो इन्फ्लेम्ड होगा, तो उसकी वजह से चांसेस है कि बॉडी के फंक्शन सही से कंट्रोल नहीं हो सकेंगे, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। सो दिस इज़ एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस जो होता है ये एक तरह के वायरसेस से होता है जिन्हें आर्बो वायरसेस कहते हैं। आर्बो वायरसेस का मतलब यह है कि ऐसे वायरसेस जो आर्थ्रोपोड्स के ज़रिए आते हैं, यानी इंसेक्ट्स के ज़रिए आते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे कहीं पर मच्छर की पिक्चर बनी हुई थी, ठीक है, इसका मतलब ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये मॉस्किटो से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये आर्बो वायरसेस कहलाते हैं जो इंसेक्ट्स के ज़रिए आते हैं। तो एनसेफेलाइटिस का वायरस जो है, दिस इज़ वन ऑफ द वायरस। तो ये यहाँ पर आपको टर्म नज़र आ रही है आर्बो वायरसेस, ठीक है, ये आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरसेस हैं, ठीक है। ये आर्थ्रोपोड्स को गाड़ी के तौर पर यूज़ करते हैं, वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्ट्स को और आर्थ्रोपोड्स को वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इंसानों तक पहुँचने के लिए। ये दोनों बीमारियां जो हैं ये भी आर्थ्रोपोड के ज़रिए होती हैं। डेंगू बहुत कॉमनली आपने नाम सुना होगा इसका, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फैल गई थी कुछ वक्त पहले, और अभी भी फैल जाती है क्योंकि यहाँ पे कोई कंट्रोल वगैरह नहीं है। तो डेंगू भी एक तरह की वायरल डिजीज़ है, ठीक है। ये डेंगू वायरस जो है ये एक तरह के मॉस्किटो से आता है जिसका नाम एडीज़ एजिप्टाई है। जिस तरह आप पढ़ते हैं कि मलेरिया जो है वो जिस मॉस्किटो के ज़रिए आता है वो फीमेल एनाफिलस होती है, बिल्कुल इसी तरह डेंगू का भी एक ख़ास मॉस्किटो होता है स्पेशल टाइप का जो इस वायरस को लेकर आता है।
तो डेंगू के अंदर भी क्या होता है, बुखार वगैरह होता है, जॉइंट में दर्द होता है, रैश वगैरह हो सकता है बॉडी के ऊपर, ठीक है, जॉइंट पेन होता है, हेडेक होता है, वही जो बुखार वगैरह की अलामात होती हैं वो होती हैं। तो ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास मॉस्किटो है, ये हमारे पास डेंगू के सिम्टम्स हैं, रैश है, फीवर है, स्टमक पेन है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मसल पेन है, जॉइंट पेन है, ये तमाम चीज़ें जो है वो इसके अंदर देखी जाती हैं। सेल्फ लिमिटिंग भी हो सकती है डिजीज़, ठीक है, सिंपल, क्योंकि वायरल डिजीज़ है तो एंटीबायोटिक्स वगैरह तो देते नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, पेन किलर्स दे देंगे, बुखार के लिए पैनाडॉल वगैरह दे देंगे या कोई भी बुखार कम करने वाली दवा दे देंगे। कुछ लोगों के अंदर जो है ये थोड़ा सा सिवियर हो जाती है, फिर उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी जो बीमारी है हमारे पास वो है येलो फीवर। तो येलो फीवर एक और बीमारी है जो अगेन आर्थ्रोपोड बॉर्न है। आर्थ्रोपोड बॉर्न का मतलब ये है कि ये अगेन एक तरह के किसी इंसेक्ट के ज़रिए आएगी, और वो जो तमाम बातें किसी तरह के बुखार के अंदर होती हैं, बुखार है, हेडेक है, बॉडी के अंदर पेन है, नौजिया वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है, डायरिया हो सकता है, वो तमाम चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ इसके अंदर मिलती है, वो ये है कि स्किन जो है उसकी डिस्कलरेशन हो जाती है, येलो हो जाती है स्किन। क्यों येलो हो जाती है? क्योंकि बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ब्रेक हो रहे होते हैं, और रेड ब्लड सेल के ब्रेक होने की वजह से एक अदद प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है बिलिरुबिन। तो जब वो बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाता है ना तो बॉडी येलोइश नज़र आने लगती है, क्योंकि उसका कलर खुद येलो होता है बिलिरुबिन का। इस कंडीशन को आप जॉन्डिस कहते हैं। तो हर जॉन्डिस का मतलब ये नहीं है कि आपका लिवर में मसला है। लीवर की बीमारियों के अंदर, जिगर की बीमारियों के अंदर भी जॉन्डिस होता है, लाइक हेपेटाइटिस के अंदर आप देखेंगे जॉन्डिस होता है, लेकिन हर जॉन्डिस का मतलब ये नहीं है कि जिगर के अंदर मसला है। बॉडी के अंदर जब रेड ब्लड सेल्स ब्रेक हो रहे होते हैं, किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल ब्रेक हो रहे होते हैं, तो उनसे निकलता है बिलिरुबिन, और ये बिलिरुबिन की ज़्यादती की वजह से, बिलिरुबिन की ज़्यादा होने की वजह से बॉडी जो है वो येलोइश नज़र आने लगती है। तो ये तीनों बीमारियाँ जो हैं, येलो फीवर है या फिर आपका एंसेफेलाइटिस है या आपका डेंगू जो है, ये तीनों आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीजेज हैं, यानी आर्थ्रोपोड के जरिए आती हैं, और ये जिन वायरसेस से होती हैं उन्हें हम आर्बो वायरसेस कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ वापस वहाँ ले जाके पिछले लेक्चर में, तो ये देखें, दिस इज़ येलो फीवर, ठीक है, और ये हो रहा है प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस से जो कि एनवेलप्ड हैं। ये इन्फेक्ट करते हैं आर्थ्रोपोड को और उनके ज़रिए आते हैं। एक और बीमारी जिसका नाम ल्यूकीमिया है। ल्यूकीमिया बेसिकली एक मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है, ये आप चैप्टर नंबर 14 के अंदर पढ़ेंगे। ये ब्लड से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है जिसे ब्लड कैंसर कहते हैं। आपके ब्लड के अंदर एक तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। तो ल्यूकीमिया के अंदर क्या होता है, वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये फ़ायदेमंद होना चाहिए, लेकिन ये नुकसानदेह। क्यों? क्योंकि वो जो वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, तो वो अपना नॉर्मल काम नहीं करते, और उनकी ज़्यादा होने की वजह से जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो जब रेड ब्लड सेल कम हो जाएंगे तो एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, तो पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगी, थकावट रहेगी, और प्लेटलेट्स के कम होने की वजह से ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ख़ुद वाइट ब्लड सेल जो हैं वो ख़राब वाले ज़्यादा हो रहे हैं, तो अच्छे वाले कम हो जाएंगे। जब काम करने वाले वाइट ब्लड सेल कम हो जाएंगे तो पेशेंट को बार बार इन्फेक्शंस होते हैं। तो ल्यूकीमिया के डिफरेंट कॉजेज़ हैं, उसमें एक कॉज आप पढ़ेंगे वो है वायरसेस। तो वायरसेस क्या करते हैं? कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो जाके सेल का जो डीएनए उसे ख़राब कर देते हैं। इस खराबी को हम कहते हैं, इस चेंज को हम कहते हैं म्यूटेशन, जिसकी वजह से सेल एबनॉर्मल हो जाता है और फिर एबनॉर्मली डिवाइड करने लगता है और बहुत सारे अपनी तरह के एबनॉर्मल सेल्स बना लेता है। ओके, देन वी हैव अ डिजीज विच इज़ कॉल्ड एड्स। एड्स के ऊपर हमने चूंकि लंबी बात करनी है तो इसे हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छा जी, एक बीमारी हमारे पास रेबीज़। रेबीज़ जो है ये एक तरह के वायरस से होती है जिसे रैबिडो वायरस कहते हैं। ये रॉड शेप वायरस होता है, और ये जो रेबीज़ है ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, आता कैसे है? तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सिर्फ डॉग बाइट से आता है। देखिए, ये मोस्ट कॉमनली डॉग बाइट से आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खाली डॉग के बाइट से आएगा। ये आता है स्मॉल मैमल्स, जिसमें डॉग्स आते हैं, जिसमें रैकून्स आते हैं, जिसमें फॉक्सेस आते हैं, और इवन आई थिंक बैट्स जो हैं उनसे भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, तो कॉमनली रैकून्स वगैरह शहरों में नहीं होते, फॉक्सेस वगैरह शहरों में नहीं होती, लेकिन डॉग्स मौजूद होते हैं। तो इनके बाइट से जो है, और वो भी उस डॉग के बाइट, हर डॉग के बाइट से नहीं आता, ये उस डॉग के बाइट से आता है जिसके अपने अंदर रेबीज़ हो, जिसके अपने अंदर आपको नज़र आ रहा हो कि वो जिसे पागल कुत्ता कहते हैं, लेकिन पता नहीं होता। जाहिर है कि तो इसीलिए जब भी ऐसा होता है कि अगर डॉग बाइट होता है तो आप वो करवा लेते हैं, जो शॉट्स हैं वो लगवा लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो रेबीज़ की अलामात हैं वो फ़ौरन नहीं आती। कई बार ऐसा होता है कि हफ्ते निकल जाते हैं, साल निकल जाता है, और उसके बाद प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं, और जब प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं उसके बाद पेशेंट की जान बचाना बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर केस मोस्टली पेशेंट की डेथ हो जाती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसके आने के बाद
प्रॉब्लम्स आने के बाद, सिम्टम्स आने के बाद सर्वाइव जिन्होंने किया है। अदरवाइज पेशेंट को बचाया नहीं जा सकता एक बार प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाए। उसका रीज़न ये है कि ये जो वायरस है जहाँ पर भी काटा है वहाँ से ये वायरस ट्रैवल करता है न्यूरॉन्स के ज़रिए। जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं, उनके ज़रिए ट्रैवल करके जाता है ऊपर की तरफ ब्रेन में, और एक बार ये ब्रेन के अंदर चला जाता है तो वहाँ पर जाकर ये डैमेज कॉज करता है, जिसकी वजह से इंसान पागलों वाली हरकतें करने लगता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका फीचर ये होता है कि पेशेंट को हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से उसे जो है वो खौफ आने लगता है, घबराहट आने लगती है। पानी अगर उसे पीने के लिए दिया जाए तो उससे निगला नहीं जाता क्योंकि उसके गले के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि देखी जाती हैं। एनिमल का कैसे पता लगता है, तो वो पागलों वाली हरकतें करता है, ठीक है। एक ही लाइन में सीधा चलता जाएगा लंबे लंबे डिस्टेंस तक, इतना इधर मुड़ेगा ना इधर मुड़ेगा। तो ये कुछ अलामात होती हैं जो कि जिससे पता लगता है कि इस एनिमल के अंदर शायद, इसीलिए कहा जाता है, आपने शायद सुना हो बहुत वक्त पहले, हमारी शायद कोई हेल्थ मिनिस्टर थी या पता नहीं कौन थी सिंध की, उन्होंने कहा था कि भाई हर शख्स को ज़रूरत नहीं होती उसकी रेबीज़ के शॉट्स की ज़रूरत नहीं होती। जो डॉग है ना उसे पकड़ा जाए और उसे अंडर वो रखा जाता है, सुपरविजन रखा जाता है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है कि क्या उसके अंदर अलामात है। सो दिस इज़ वन ऑफ द फैक्ट, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा कंट्री है या ऐसी जगह है जहाँ पर नहीं है अवेलेबिलिटी, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो जिस कुत्ते ने काटा है उस कुत्ते को पकड़ा जाए और उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए। अगर उसके अंदर अलामात हैं या फिर उसको उसके दिमाग को खोल कर, यानी उसे मार के उसके दिमाग को खोल कर चेक किया जाए क्या उसके अंदर वो वायरस मौजूद है या नहीं। तो ये कुछ तरीके होते हैं जो किए जाते हैं, ठीक है, या जो किए जा सकते हैं। रेबीज़ जो है ये कंट्रोल किया जा सकता है वैक्सीनेशन के ज़रिए। जो लोग भी पेट्स रखते हैं वो अपने पेट्स की भी वैक्सीनेशन करवाते हैं और अपनी भी वैक्सीनेशन करवाते हैं। एक बार उनके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं तो उसके बाद ये है कि उनके अंदर फिर अगर बाइट हो भी जाए तो वो खुद ब खुद उसे किल कर देते हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा भाई, तो रेबीज़ के बाद हमारे पास ये दो बीमारियां और हैं, ये भी माइनस स्ट्रेन आरएनए वायरसेस से होती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे पास माइनस स्ट्रेन आरएनए वायरस हैं, ठीक है। यही कॉज कर रहे हैं फ्लू, यही कॉज कर रहे हैं मम्स और यही कॉज कर रहे हैं रेबीज़। माइनस स्ट्रेन आरएनए वो होगा कि जिसका आरएनए डायरेक्टली जो है वो राइबोसोम्स के पास जाके प्रोटीन नहीं बना सकता, बल्कि उसे अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनवाना पड़ता है। अच्छा, अब ये मीज़ल्स और मम्स जो हैं इनके अंदर क्या है, ये जिन वायरसेस से होते हैं उन्हें अलग कैटेगरी में रखा जाता है। ये होते माइनस स्ट्रेन ही हैं, लेकिन इन्हें एक कैटेगरी में रखा जाता है जिन्हें पैरामिक्सो वायरसेस कहते हैं। अब ये जो मीज़ल्स है इसके अंदर बॉडी के ऊपर रैश आता है, ठीक है, दाने दाने से हो जाते हैं, जिस तरह चिकन पॉक्स के अंदर होते हैं। तो मीज़ल्स के अंदर भी उसी तरह के दाने होते हैं। और मम्स जो है इसके अंदर होती है बेसिकली स्वेलिंग। कहाँ होती है, तो हमारे पास जो कान है उसके अराउंड हमारे पास एक तरह का सलिवरी ग्लैंड होता है जिसे पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। ये सूज जाता है मम्स के अंदर। मैं दिखाता हूँ ये दोनों बीमारियाँ। तो ये जो आपको धब्बे नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको रैश नज़र आ रहा है, ये मीज़ल्स का है। मीज़ल्स जिसे खसरा भी कहते हैं, शायद आपने टीवी पर नाम सुना हो। ये स्टार्ट होता है ऊपर से, ठीक है, हेड से स्टार्ट होता है, यानी फेस वगैरह से स्टार्ट होगा और फिर ये नीचे की तरफ जाता है। हेड के बाद फिर ये चेस्ट के ऊपर आएगा, चेस्ट के बाद ये फिर लेग्स की तरफ जाएगा और ख़त्म भी ऐसे ही होता है, पहले हेड से ख़त्म होगा फिर चेस्ट से ख़त्म। ये इसका पैटर्न होता है। 6-7 डेज़ का होता है मेरे ख्याल में, उसके अंदर ये ख़त्म हो जाता है। उससे पहले रैश से पहले कुछ फीवर वगैरह होता है, फ्लू वगैरह होता है, ठीक है, मुंह के अंदर कुछ स्पॉट्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये मीज़ल्स के अंदर होता है। वायरल डिजीज़ है तो एंटीबायोटिक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ लोगों को दी जाती हैं कि ऊपर जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, अदरवाइज़ वायरल इन्फेक्शन के अंदर एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता। देन वी हैव मम्स। ये हमारे पास ग्लैंड है जिसे पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, कान के पास होता है। तो ये पैरोटिड ग्लैंड जो है इसके ऊपर जाकर ये वायरस अटैक करता है, पैरामिक्सो वायरस या मम्स का जो वायरस है, और इसमें सूजन हो जाती है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। तो ये भी सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है। इसे भी ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह की ज़रूरत यूजुअली होती नहीं है क्योंकि ये भी वायरल इन्फेक्शन है। वही पेन किलर्स वगैरह दी जाती हैं, बुखार वगैरह, तो उसके लिए पेनाडॉल वगैरह या जो आपकी कोई भी एंटीपायरेटिक जो बुखार को कम करे वो दवाएं दी जाती हैं। मम्स जो है इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ लोगों के अंदर इसकी वजह से पेनक्रियास डैमेज हो जाते हैं, कुछ लोगों के अंदर, लड़कों के अंदर इसकी वजह से टेस्टिस जो है वो डैमेज हो सकते हैं, लेकिन वो कुछ लोगों के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, अदरवाइज़ ये इजीली ट्रीट हो जाता है। तो ये कंडीशन जो है ये मम्स कहलाती है। ये पैरामिक्सो वायरस से होती हैं दोनों बीमारियाँ, मीज़ल्स एंड मम्स। अच्छा भाई, देन वी हैव फ्लू वायरसेस। तो पहले आपने पढ़ा था कोल्ड्स, ठीक है, जो राइनो वायरस से हो रहा था, अब आप पढ़ रहे हैं फ्लू। तो ये जो कोल्ड और फ्लू है ये बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, ओवरलैपिंग, यानी इनके अंदर जो सिम्टम्स वगैरह होते हैं, जो अलामात होती हैं, उनमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, बट देयर आर डिफरेंसेस जो कि कोल्ड और फ्लू के दरमियान में होते हैं। मैं दिखाता हूँ। ये जो फ्लू वायरस है ये अगेन माइनस स्ट्रैंड है, ये पैरामिक्सो और रेबीज़, ये तीनों माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस हैं।
कैसा लगता है भाई? ये बॉल इज स्टडेड विद स्पाइक, तो ये बॉल है और इसके अंदर ये कांटे लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये बॉल इज स्टडेड विद, इस तरह का नजर आता है। अच्छा, ये जो फ्लू वायरसेस है ना, इन्होंने जो है वो तबाही क्यों मचाई होती है, एपिडेमिक जिसे वबा कहते हैं। आपने शायद नाम सुना हो H1N1 का, नहीं सुना तो कोई मसला नहीं है। डिफरेंट टाइप के फ्लू जो हैं ये पास्ट में आते रहे हैं और इनकी वजह से बहुत बड़ी आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है, बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ्स भी हुई हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज इनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक मटेरियल की रिकॉम्बिनेशन। होता क्या है, सपोज कर लें कोई इंसानों के अंदर फ्लू कॉज करने वाला वायरस है। अब इंसानों के अंदर फ्लू कॉज करने वाला वायरस है ना, तो इंसानों में ये एबिलिटी होती है कि वो उससे लड़ लेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं कॉज करेगा, ठीक है, बीमार हो जाएंगे लेकिन मरेंगे नहीं, इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होगा। अब ये वायरस जो है ये इंसानों वाला वायरस है, ठीक है, तो मैं इसे H कह देता हूँ। ये वायरस जो है ये किसी बर्ड के अंदर कॉज करने वाला वायरस है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एक बेगैरती करते हैं कि अपना डीएनए जो है ना, जेनेटिक मटेरियल, ये अपना जेनेटिक मटेरियल थोड़ा सा इसको दे देगा, या किसी तरह से इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर चला जाएगा। जब इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर चला जाएगा तो इसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाएंगे जिसकी वजह से ये ख़तरनाक हो जाता है। तो ये जो कोरोना वायरस के बारे में आप सुन रहे हैं कि ये सिर्फ जानवरों के अंदर बीमारी कॉज करता था, तो इसके अंदर भी इसी तरह का कुछ चेंज आया है, या तो म्यूटेशन आई है या फिर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है, जिसकी वजह से इसमें एबिलिटी आ गई कि ये जानवरों के बजाय, जानवरों के साथ साथ ये किसको अफेक्ट कर सकता है, ये इंसानों को अफेक्ट कर सकता है। यानी पहले ये सिर्फ जानवर से इंसानों में आता था, अब ये इंसानों से इंसानों में फैल सकता है। तो ये फ्लू वायरसेस के अंदर जो है ये एबिलिटी होती है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की, एक दूसरे से डीएनए एक्सचेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर न्यू वैरायटीज, न्यू कैरेक्टर्स जो हैं वो डेवलप होते रहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कोल्ड एंड फ्लू। तो एक दो बातें देख लें। अगर आप सिम्टम्स की बात करें तो अगर आहिस्ता आहिस्ता सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये कोल्ड होता है, और बहुत तेज़ी से सिम्टम्स आ रहे हैं तो फ्लू है। फीवर, बुखार अगर हो रहा है तो बुखार फ्लू के अंदर यूजुअली देखा जाता है, कोल्ड्स के अंदर बहुत रेयर होता है। एक बॉडी के अंदर पेन जो है वो कोल्ड के अंदर इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फ्लू के अंदर आपको बुखार भी हो रहा है और फ्लू के अंदर आपको बॉडी के अंदर दर्द भी हो रहा है। सिमिलरली चिल्स, ठंड अगर आपको लग रही है बुखार के साथ तो इसका मतलब ये फ्लू है। कोल्ड के अंदर ये बहुत अनकॉमन है। फटीग और वीकनेस, ये सारी चीज़ें आपको फ्लू की, तो फ्लू समझ लें कोल्ड की ज़्यादा सिवियर फॉर्म है, ठीक है। स्नीजिंग वगैरह बहुत कॉमन होती है कोल्ड में, तो कोल्ड के अंदर आपको नज़ला मिलेगा, ठीक है, आपको जुकाम मिलेगा, खांसी मिलेगी, ये कोल्ड के अंदर आता है, बुखार वगैरह यूजुअली नहीं होता। चेस्ट डिस्कम्फर्ट मिल रहा है तो फ्लू है, ठीक है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट इसके अंदर माइल्ड टू मॉडरेट होता है। स्टफी नोज बहुत कॉमन, मैंने आपको बताया नज़ला, जुकाम, खांसी और गले में खराश जो है ये आपको कोल्ड के अंदर मिलती है, जबकि बुखार वगैरह, दर्द वगैरह जिस्म के अंदर ये आपको मिलता है फ्लू के अंदर। तो फ्लू वायरसेस जो हैं ये माइनस स्ट्रेन आरएनए वायरसेस होते हैं और ये एपिडेमिक्स जो हैं ये कॉज कर चुके हैं। अच्छा, देन वी हैव ट्रांसमिशन के बारे में मैंने बताया, क्योंकि हमने बेसिकली बात करनी थी कि ये फैलते कैसे हैं। तो पोलियो का जो वायरस है इसका ट्रांसमिशन फीकल ओरल भी होता है। फीकल ओरल का मतलब ये, पहले मैं आपको ट्रांसमिशन बता दूं, यहीं से बता देता हूँ। एक तो ड्रॉपलेट है, जैसे कि अगर किसी को नज़ला जुकाम खांसी है तो जब वो खांसेगा या जब वो बात करेगा तो उसके मुंह से बखारात निकलते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जिससे ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। अभी जो कोरोना वायरस है ये भी इसी तरह से ट्रांसफ़र होता है, इसी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क पहनने का कहते हैं। सिमिलरली वाया वूंड्स इन द स्किन, ज़ख़म जो होते हैं उनके ज़रिए भी वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि ज़ख़म के अंदर वायरस वगैरह मौजूद है, तो अगर कोई टच करता है तो चांसेस है कि उसके अंदर ये वायरस चला जाए। इन्फेक्टेड सलाइवा, जैसे कि आपने देखा रेबीज़ के अंदर जो वायरस है वो सलाइवा के ज़रिए फैलता है। ह्यूमन फीसीज, फीसीज कहते हैं वेस्ट को, हमारी बॉडी से जो सॉलिड वेस्ट निकलता है ये फीसीज कहलाता है। तो आप हेपेटाइटिस का वायरस पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया पोलियो का वायरस जो है ये अगर किसी की बॉडी के अंदर है तो उसकी वेस्ट के साथ निकल जाएगा, और अगर इस वेस्ट के साथ कंटेमिनेटेड कोई पानी या खाना किसी ने खा लिया तो ये उसके अंदर चला जाएगा। तो हेपेटाइटिस ए जो होता है उसका ट्रांसमिशन भी यही होता है, इसे फीकल ओरल भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा वेक्टर्स, हमने बात की थी कि कुछ बीमारियां जो है वो आर्थ्रोपोड या इंसेक्ट्स के ज़रिए आ रही हैं, ठीक है, तो मच्छरों के ज़रिए डेंगू है या आपका येलो फीवर है, ठीक है, या इंसेफेलाइटिस है, तो ये बीमारियां मच्छरों के ज़रिए आ रही हैं, इंसेक्ट के ज़रिए आ रही हैं, तो ये आपके वेक्टर्स के ज़रिए आती हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। एंड देन वी हैव सेक्शुअल इंटरकोर्स। सेक्शुअल इंटरकोर्स ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए बेसिकली रिप्रोडक्शन की जाती है। मेल जो है वो अपने गैमेट्स जो है वो ट्रांसफ़र करता है फीमेल की बॉडी में, मेल जो है वो स्पर्म ट्रांसफ़र करता है फीमेल की बॉडी के अंदर, यूजुअली दिस इज़ कॉल्ड सेक्शुअल इंटरकोर्स। तो सेक्शुअल इंटरकोर्स चाहे होमोसेक्सुअल का हो चाहे हेटेरोसेक्सुअल का हो, ये एक जहनी जो है वो वबा जो है वो फैल चुकी है कि मेल जो है वो मेल के साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, मेल और फीमेल के साथ
इंटरकोर्स कर रही हैं। तो मेल मेल के साथ करे या मेल फीमेल के साथ करे, दोनों तरह के सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं जिन्हें हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। एड्स जो है दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन एग्जांपल जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। हैंडलिंग ऑफ कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट के जिनके ऊपर वायरस लगा वो अगर उनको हैंडल किया जा रहा है तो इससे हो सकता है। क्या तरीके हैं बचने के? तो इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन जो है ये दो बेस्ट मेथड है वायरल डिजीजेस के बचने के। अच्छा देन इनके अंदर हमारे पास एक दो बातें थी जो मैंने डिस्कस करनी है, ये पिछले वाले लेक्चर से है। हेपेटाइटिस के ऊपर मैंने कोई बात नहीं की, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी, और यहाँ पर हेपेटाइटिस बी है। इनके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एड्स के ऊपर भी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके देन वी हैव अ डिजीज़ जो कि होती है रियो वायरस से। मैंने बताया था रियो वायरस की खास बात यह है कि इसका जो आरएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है। तो ये एक बीमारी कॉज करता है जिसे कोलोराडो टिक फीवर कहते हैं। ये भी फीवर की एक टाइप है, बुखार होगा, ठीक है, हेडेक हो सकता है, बॉडी के अंदर पेन हो सकता है, वही जो नॉर्मल अलामात आती हैं वही है, नॉजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है। टिक जो है ये बेसिकली आप पढ़ेंगे जो आर्थ्रोपोडा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसके अंदर एक तरह के एनिमल्स होते हैं जिन्हें टिक कहते हैं। ये 8 टांगों वाले होते हैं, जिस तरह मकड़ी की 8 टांगें होती हैं उसी तरह इसकी भी 8 टांगें होती हैं। मैं दिखाता हूँ ये। तो ये हमारे पास टिक है, ठीक है। इसके बाइट से, ये जब बाइट करता है तो उसके ज़रिए ये वायरस हमारी बॉडी तक आता है एंड दैट कॉजेज अ फीवर, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कोलोराडो टिक फीवर। अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास 2-3 बातें और हैं। एक हमारे पास अगेन एक तो हेपेटाइटिस ए, बी और सी है, ये जो जिन वायरसेस से हो रहा है। हेपेटाइटिस ए और सी जो है वो आरएनए वायरस से हो रहा है। हेपेटाइटिस बी हमने देखा था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला था, लेकिन उसका जो डीएनए था वो इनकम्प्लीट था। यहाँ पर जो वायरल हेपेटाइटिस है ये बेसिकली डी और ई की बात हो रही है जो कि आपकी बुक के अंदर नहीं है, तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। वार्ड्स जो हैं ये बेसिकली एबनॉर्मल सी ग्रोथ होती हैं, हार्ड ग्रोथ होती हैं जो कि हाथों पैरों के ऊपर बहुत कॉमनली हो जाती हैं। तो ये जो है हमारे पास इन वायरसेस से होती हैं जिनके अंदर स्मॉल जीनोम होता है, छोटा जीनोम होता है। मैं दिखाता हूँ वार्ड्स कैसे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ एक और कंडीशन है जिसे हर्पीस शिंगल्स कहते हैं। देखिए आपने पढ़ा है चिकन पॉक्स। ये जो चिकन पॉक्स है ये एक तरह के वायरस से होता है जिसे कहते हैं वेरिसेला जोस्टर, ठीक है। चिकन पॉक्स जो होता है ये इसके अंदर पूरी बॉडी के ऊपर दाने होते हैं, ठीक है। जब ये ठीक हो जाता है तो ये जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है ये आपकी बॉडी से गया नहीं है, ये आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, ठीक है, छुप के बैठा हुआ है। और एडल्ट लाइफ के अंदर आने वाली ज़िंदगी में कभी भी आपके ऊपर अटैक करता है तो दोबारा दाने होते हैं, लेकिन पूरी बॉडी पे नहीं होते बल्कि एक छोटे से एरिया में होते हैं। दैट कंडीशन इज कॉल्ड शिंगल्स, ठीक है। तो चिकन पॉक्स के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है वेरिसेला। तो ये वायरस 2 बीमारियां कॉज करता है, एक का नाम है वेरिसेला जिसे कहते हैं चिकन पॉक्स, और अगली बीमारी का नाम है जोस्टर जिसका नाम है हर्पीस शिंगल्स। ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। इसके अलावा ये जो वायरस है ये हर्पीस वायरस की एक फैमिली है। हर्पीस एक बड़ी फैमिली है, इसी के अंदर ये वायरस आता है जिसका नाम है वेरिसेला जोस्टर। इसके अंदर और भी वायरसेस आते हैं जिनका नाम है हर्पीस सिम्प्लेक्स 1, हर्पीस सिम्प्लेक्स 2। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो है ये आप सेकेंड ईयर के अंदर भी पढ़ेंगे। ये कॉज करते हैं डिफरेंट बीमारियाँ। तो इन्हीं में कुछ वायरस हैं जो कि कॉज करते हैं कैंसर, ठीक है, और कुछ कॉज करते हैं पॉक्सिस, ठीक है, दाने कॉज करते हैं। फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ आपको ये 2 बीमारियाँ, वार्ड्स और हर्पीस शिंगल्स। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं दाने, ये बेसिकली हैं हमारे पास हर्पीस शिंगल्स। इनकी खासियत ये होती है कि ये यूजुअली एक तरफ होते हैं बॉडी के किसी एक, और ये यूजुअली आपको जो नज़र आते हैं वो थॉरेक्स वाली रीजन के अंदर नज़र आते हैं, चेस्ट रीजन के अंदर दोनों तरफ भी नहीं नज़र आएंगे बल्कि किसी एक छोटे से एरिया के अंदर आएंगे, और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। तो ये कंडीशन कहलाती है शिंगल्स, ठीक है। दूसरे जो है हमारे पास वार्ड्स बेसिकली इस तरह की ग्रोथ होती है, हार्ड ग्रोथ होती है। ये भी एक तरह के वायरस से होती है जिसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिकरेंस होती है इनकी, यानी एक बार अगर आप ट्रीट कर भी लें इनको, इनकी बेसिकली सर्जरी होती है छोटी सी, काट के निकालते हैं, लेकिन इनकी रिकरेंस बहुत ज़्यादा होती है तो ये दोबारा से रीग्रो करते जाते हैं। तो कुछ दवाएं भी आती हैं इसके लिए जिससे बहुत लंबा टाइम लगता है लेकिन ये ट्रीट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास वार्ड्स हैं, ये भी एक तरह की बीमारी है जो वायरस से होती है। अच्छा भाई, ये तो हो गई एनिमल डिजीजेस। थोड़ी सी बात हमने करनी है प्लांट डिजीजेस। प्लांट डिजीजेस के अंदर नाम नहीं बताए हुए, सिर्फ एक बीमारी जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, टोबैको प्लांट्स में होती है, टोबैको मोज़ैक वायरस से होती है, जिसके अंदर जो लीव्स हैं उनके ऊपर एक मॉटल्ड अपीयरेंस आ जाती है, धब्बे पड़ जाते हैं, मोज़ैक सा पैटर्न बन जाता है। तो प्लांट के अंदर जो डिजीज़ होती है जब भी, तो 2 काम होते हैं। नंबर 1, उसकी ग्रोथ जो है वो स्टंट हो जाती है, यानी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, छोटा रह जाता है। एंड नंबर 2, जितना उससे फल वगैरह मिलना था, जितना उससे मटेरियल मिलना था वो नहीं मिलता, जिसे हम कहते हैं क्रॉप यील्ड जो है, जो फसल है उससे जितना कुछ मिलना था वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें होंगी जब भी वायरल डिजीज़ होंगी। 2 तरह का हमारे पास प्लांट में ट्रांसमिशन होता है, बीमारी जो फैलती है वो 2 तरह से फैलती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल।
अब अगर ये हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, जिसको इन्वायरमेंट से कोई वायरस लग गया, कोई बीमारी लग गई, तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कहलाता है, ठीक है। या अगर इसके बराबर में एक प्लांट था, ये बीमार था, सॉरी इसको बीमारी लगी और इससे फिर फैल गई इसके अंदर, तो ये भी क्या कहलाती है, चूंकि इन्वायरमेंट से लगी है, बराबर वाले प्लांट से लगी है, तो ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। एक्सटर्नल सोर्स से अगर वायरस आता है थ्रू इंजर्ड पार्ट, तो ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, ठीक है। अच्छा, एक होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन। अब ये जो प्लांट है, सपोज कर लें इसके अंदर कोई वायरस छुप के बैठा हुआ है, अब जब ये रिप्रोडक्शन करेगा तो इसके अंदर सीड बनेंगे, तो सोच लें कि वो वायरस उस सीड के अंदर चला गया, अब उस सीड से एक नया प्लांट निकला और इसके अंदर भी वो बीमारी हो गई, तो ये बीमारी कहलाती है, ये ट्रांसमिशन कहलाता है वर्टिकल ट्रांसमिशन, जो कि प्लांट को मिलता है अपने पेरेंट से। तो बस ये दो तरह का ट्रांसमिशन है जो आपने याद रखना है। अगर एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है, किसी प्लांट को एनवायरनमेंट से मिल रहा है, इंसेक्ट से मिल रही है कोई बीमारी, तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन है, और अगर पेरेंट से बच्चों के अंदर जा रही है तो ये वर्टिकल ट्रांसमिशन है। इसके बाद हमने बस एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करना है जो कि रह गया था, जिसका नाम है वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। तो चैप्टर वायरस का है, लेकिन वायरस से छोटे कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो बीमारी कॉज कर सकते हैं, यानी वो इन्फेक्शियस एजेंट के तौर पर बिहेव कर सकते हैं। एक का नाम है वायरॉइड्स और एक का नाम है प्रियॉन्स। तो पहले ज़रा वायरॉइड डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपने पढ़ा था कि वायरस के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक इसके अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो सेंटर में होता है न्यूक्लिक एसिड और उसके अराउंड एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसे कैप्सिड कहते हैं या प्रोटीन कोट कहते हैं। सो दिस इज़ अ वायरस। मैं अगर इससे ही प्रोटीन की कवरिंग हटा दूं तो क्या रह जाएगा, खाली न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, वायरस के पास दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो वायरस के पास डीएनए होता है किसी वायरस के पास, या वायरस के पास आरएनए होता है, ठीक है। अगर मैं एक ऑप्शन रखूं सिर्फ, वो क्या ऑप्शन है, वो है आरएनए, सिर्फ आरएनए, और ये आरएनए ऐसा हो जिसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, तो आप इसे क्या कहेंगे, नेकेड। कोई कवरिंग इसके ऊपर मौजूद नहीं है तो ये नेकेड आरएनए हो गया। और कंडीशन क्या है कि ये सर्कुलर हो, तो ऐसा नेकेड सर्कुलर आरएनए का मॉलिक्यूल जो है ये कहलाता है वायरॉइड, ठीक है। दीज आर टाइनी मॉलिक्यूल्स ऑफ नेकेड सर्कुलर आरएनए, कोई कवरिंग इसके ऊपर मौजूद नहीं है। किसको इन्फेक्ट करते हैं, ये सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल्स या इंसानों के अंदर ये कुछ नहीं करते। अच्छा, एक और मजे की बात क्या है, आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, इसमें इन्फॉर्मेशन होती है, ये रेसिपी है, इससे आगे जाके कोई डिश बननी होती है और वो डिश कहलाती है प्रोटीन। मजे की बात यह है कि ये जो वायरॉइड्स हैं, इनकी 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 जो ये रेसिपी है, इनका जो ये आरएनए है, इसमें ये भी एबिलिटी नहीं है कि ये क्या बना सके, ये प्रोटीन भी नहीं बना सकते, यानी ये बेकार सा एक आरएनए है। लेकिन इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये डिसरप्ट कर सकता है मेटाबॉलिज्म, प्लांट के सेल को अपना काम करने से रोक सकता है। कैसे रोक सकता है, कुछ ना कुछ सेल के जो एंजाइम्स होते हैं उनकी मदद से ये करता क्या है, अपनी कॉपी बनाता है। देखिए, आरएनए है ना, तो आरएनए से ये अपनी कॉपी बनाएगा तो दूसरा आरएनए होगा, तो ऐसा एंजाइम जो आरएनए से आरएनए बनाता है वो कहलाता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यानी आरएनए को यूज करके आरएनए बनाने वाला। ये सेल के पास एंजाइम मौजूद होते हैं, ये उन एंजाइम्स को यूज करता है और अपनी बहुत सारी क्या बना देता है, कॉपी। और ये कॉपीज जो हैं ये सेल का जो मेटाबॉलिज्म है, सेल के अंदर जो प्रोसेसेस हैं उन्हें डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है वो स्टंट हो जाती है। कोई प्रोटीन नहीं बना रहा, बस अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, अपना नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ये अगर आप बीमारी देखें, जिसके अंदर ये जो आलू है इसका जो शेप है बहुत चेंज हो रहा है, ठीक है, ये स्पिंडल शेप हो रहा है, पतला सा हो रहा है, ये बीमारी कहलाती है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, एंड दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट डिजीज जो कि डिस्कवर की गई थी कि ये वायरॉइड से होती है। तो ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड होता है जो कि ये बीमारी कॉज करता है। तो प्लांट्स के अंदर ये ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, मेटाबॉलिज्म इनका स्लो करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से जो यील्ड है वो ख़राब हो जाती है। अच्छा भाई, एक और हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट है, ठीक है, वायरॉइड के बाद, जिसका नाम है प्रियॉन्स। अभी जो प्रियॉन्स हैं ये हमारे पास मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं। प्रियॉन्स के बारे में कहते हैं कि ये ऐसी प्रोटीन है जो कि गलत फोल्ड हुई हुई हैं, मिसफोल्ड हुई हुई हैं, ठीक है। ये हमारे पास कॉज करती हैं बीमारियां जिसे हम कहते हैं डीजेनरेटिव ब्रेन डिजीजेस। एक हमारे पास बीमारी है जिसे हम कहते हैं स्क्रेपी, ये शीप्स के अंदर होती है, ठीक है, स्क्रेपी, यहाँ पे स्पेलिंग पूरी नहीं लिखी हुई। और दूसरी बीमारी है जो कि कैटल्स के अंदर होती है, जिसे मैड काउ डिजीज़ कहते हैं। अच्छा, होता क्या है, देखिए, अब ये है प्रोटीन, ये तो था आरएनए, तो ये अपनी कॉपीज़ बना सकता था। इसके अंदर क्या एबिलिटी थी, इसमें रेप्लिकेशन की एबिलिटी थी, ये अपनी कॉपीज़ बनवा सकता था। लेकिन ये जो प्रोटीन है, अब प्रोटीन तो अपनी कॉपी नहीं बनवा सकती, तो ये अपना नंबर कैसे इंक्रीज़ करती है, कैसे डैमेज कॉज करती है। तो एक आइडिया ये है कि ये जो प्रियॉन है, जो कि मिसफोल्डेड प्रोटीन है, जब ये नॉर्मली
जब ये किसी नॉर्मल प्रोटीन के साथ कांटेक्ट में आती है तो उसे अपने जैसा कर देती है, एंड दैट इज़ हाउ ये जो प्रियॉन्स हैं ये ब्रेन के अंदर जमा होती जाती हैं। नॉर्मली ये ब्रेन के अंदर जमा होती जाती हैं और जमा होने की वजह से ये क्या होता है, डैमेज कॉज करती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन अपना फंक्शन नहीं कर पाता और न्यूरॉन्स जो हैं वो डिजनरेट होने लगते हैं। जब न्यूरॉन्स डिजनरेट होंगे, क्योंकि सारे के सारे काम ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होते हैं, तो जब न्यूरॉन्स डिजनरेट होंगे तो बॉडी के फंक्शन खत्म होने लगेंगे, बॉडी के फंक्शन लॉस होने लगेंगे, एंड फाइनली जो है वो डेथ हो जाएगी। ये दोनों बीमारियां मैं दिखाता हूँ, इनकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। स्क्रेपी जो शीप के अंदर होता है ये भी डिजनरेटिव डिजीज़ है, ब्रेन जो है उसके न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, एंड मैड काउ डिजीज़ के अंदर भी ऐसे ही होता है। और इंसानों के अंदर भी एक बीमारी होती है जो कि अगर किसी कैटल के अंदर मैड काउ डिजीज़ है तो उसका बीफ खाने से इंसानों के अंदर भी बीमारी होती है, जिसका नाम है क्रूसफेल्ड याकब डिजीज़। इसके अंदर भी जो ब्रेन है उसके अंदर डिजनरेशन होती है। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास स्क्रेपी है जो शीप्स के अंदर हो रही है। क्या क्या होता है इसके अंदर, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, ट्रेमर्स यानी हाथ पैर जो है वो कांपने लगते हैं। हेड एंड नेक के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी हेड जो है वो खुद ब खुद मूव करने लगेगा। प्रोराइटिस, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो ये देखें अगर आप, ये हर चीज़ के साथ जो है वो हर सरफेस के साथ खुजाने लगेंगे, जिसकी वजह से स्किन जो है इनकी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी, और फिर जब स्किन डैमेज हो जाएगी तो इन्फेक्शन वगैरह होने लगेंगे, इन्फेक्शन होने लगेंगे तो उसकी वजह से डेथ हो सकती है। इसके अलावा लोकोमोटर इनकोऑर्डिनेशन, हाथ पैर जो है वो सही से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, मसल्स कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, एंड देन इट लीड्स टू डेथ। मैड काउ डिजीज़ के अंदर भी यही होता है, पर्सनैलिटी चेंजेस। अब आप बोलेंगे काउ की तो कोई पर्सनैलिटी होती नहीं है, बट उसके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आने लगते हैं, खाना पीना छोड़ देती है, मसल स्टिफनेस, मसल पट्टियाँ कट जाते हैं, इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट जो ट्रेमर्स हैं या सीजर्स वगैरह होने लगते हैं, डिमेंशिया होने लगता है, भूलने की बीमारी होने लगती है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं। इंसानों के अंदर जो कंडीशन होती है उसका नाम है क्रूसफेल्ड याकब डिजीज़। तो ये इंसानों के अंदर प्रियॉन से होने वाली बीमारी है जिसका नाम है क्रूसफेल्ड याकब डिजीज़। ये अगर आप देखें, सो दिस इज़ द नॉर्मल प्रोटीन, ठीक है, ये नॉर्मल फोल्डिंग है, एंड इस फोल्डिंग को अगर आप देखें, सो दिस इज़ द एबनॉर्मल फोल्डिंग। इस एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन को हम डिजीज़ प्रियॉन कहते हैं, ठीक है। वही चेंजेस, ठीक है, पर्सनैलिटी चेंजेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, मेमोरी लॉस है जिसे डिमेंशिया कहते हैं, इम्पेयर्ड थिंकिंग है, ब्लड विजन है, ब्लाइंडनेस है क्योंकि आंखों के जो न्यूरॉन्स है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे, इंसोम्निया है, नींद नहीं आएगी, डिफिकल्टी स्पीकिंग। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, तो इंसानों के अंदर भी प्रियॉन्स जो हैं उनसे रिलेटेड एक बीमारी होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिजीज़। ये एनिमल और प्लांट्स के अंदर डिजीज़ होती हैं, और वायरॉइड्स और प्रियॉन्स का टॉपिक जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम बात करेंगे एड्स की, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द हेपेटाइटिस, और इस चैप्टर को हम निपटाएंगे।